हेलो एंड वेलकम दोस्तों। हम क्या देख रहे हैं? हम यहाँ पे जान रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स के बारे में। और हम जान रहे हैं हनुमान जी के बारे में, श्री कृष्ण जी के बारे में। तो इन सारी चीज़ों में एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि हमें अपने आप को स्वस्थ भी रखना है। अगर हम सही रहेंगे, फिट रहेंगे, चुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा हर एक चीज़ में मन भी लगेगा। जैसे भगवान की प्रार्थना करनी, इन सब में मन लगेगा। तो आज हम देखेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में, संपूर्ण 84 योगासन के बारे में। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक सुख तथा आध्यात्मिक प्रगति के लिए उपयोगी शास्त्र सम्मत नवीनतम सिलसिलेवार जानकारी। दोस्तों, ये जो पुस्तक है ये समर्पित है पूज्य गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी के पावन श्री चरणों में। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों। आपका ये सोचना स्वाभाविक है कि जब बाजार में योगासनों से संबंधित हजारों पुस्तकें हैं तो फिर इस पुस्तक को लिखने की क्या आवश्यकता थी। लंबे समय से मुझे ये अनुभव हो रहा था कि योगासनों की एक ऐसी पुस्तक हो जिसमें प्राचीन काल से लेकर आज तक के अति प्रचलित सभी 84 योगासन हों। इसके अलावा पुस्तक की शैली आदेशात्मक हो जिससे योग साधक को योगासन की क्रियाविधि सरलता से समझ में आ जाए। यही नहीं, उसमें एवं सावध लाभ एवं सावधानियां भी स्पष्ट हों। साथ ही उस पुस्तक में योगासनों के चित्र ऐसे स्पष्ट सुनियोजित हों कि साधकों के लिए वे पुस्तक चित्रपट जैसा काम करे। इसके अतिरिक्त अमुक योगासन किस रोग में विशेष उपयोगी है, योगासन की किस स्थिति में श्वास भरना अर्थात पूरक है, किस स्थिति में श्वास अंदर रोकना कुंभक है, किस स्थिति में श्वास बाहर निकालना रेचक है और किस स्थिति में श्वास बाहर रोकना शून्यक है। तो ये क्लियर हुआ आपको कि श्वास को जब हम भरते हैं सांस को उसे पूरक कहते हैं, सांस को जब हम अंदर रोकते हैं उसे कुंभक कहते हैं, जब सांस को बाहर निकालते हैं तो उसे रेचक कहते हैं और जब सांस को बाहर रोकते हैं तो उसे शून्य कहते हैं। तथा किस आसन के बाद कौन सा आसन करना चाहिए आदि मेरे मस्तिष्क में सदा घूमते रहते थे। यो किसी भी पुस्तक में एक साथ मुझे नहीं मिले। ईश्वरीय प्रेरणा से मैंने ये चर्चा अपने पतिदेव श्री ओम प्रकाश आनंद से की तो वे बहुत प्रसन्न हुए और कहा, अवश्य लिखो। वर्तमान में उपरोक्त सभी प्रश्नों के उत्तर सहित ऐसी पुस्तक की आवश्यकता है। मैं पुस्तक लेखन, संपादन तथा सुसज्जा में तुम्हारा पूरा सहयोग करूंगा। इस प्रोत्साहन एवं सहयोग के आश्वासन पर विश्वास करके मैंने पुस्तक की रचना कर डाली है। पूज्य श्री ने अति व्यस्त होते हुए भी अपना वादा ही पूरा नहीं किया बल्कि आवश्यक लेखन भी किया। आशा है नवीनता से भरी ये संपूर्ण 84 योगासन पुस्तक न केवल आपको शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करने में सक्षम होगी बल्कि मानसिक सुख एवं आत्मिक आनंद का द्वार भी खोलेगी। फिर भी अनुभवी योग साधकों को कुछ सुझाव की जरूरत समझ में आए तो मुझे अवश्य लिखें। आगामी संस्करण में उसका सम्मान करूंगी। रेकी आचार्य पूनम रानी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ। तो इस पुस्तक के बारे में आज हम जानेंगे। आगे हम देखेंगे अपनी बात में उन्होंने क्या लिखा है। वैसे तो भारतीय योग विद्या की लगभग 64 शाखाएं हैं तथा राजयोग यथा जिसमें आ जाते हैं राजयोग, लय योग, भक्ति योग, कुंडलिनी योग, अष्टांग योग, हठ योग, पंचांग योग, मेरा नया चिंतन, कर्म योग, क्रिया योग, श्रृंगार योग, विरह योग एवं बिंदु योग आदि। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि में योगासन का वर्णन तीसरे क्रम में है। हठ योग षट क्रम आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध
एवं नाद अनुसंधान में आसन का वर्णन दूसरे क्रम में है। पंचांग योग, आहार योग, ध्यान योग, संयम योग, व्यायाम योग एवं चिकित्सा योग में आसन का वर्णन चौथे क्रम में है। इसी प्रकार लगभग सभी शाखाओं में आसनों का अपना अलग अलग महत्व और अभ्यास अनिवार्य है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार सृष्टि में 84 लाख प्रकार के जीव हैं। इस कारण ऋषियों ने उनसे 84 लाख प्रकार के ही आसन निकाले, जिन्हें काट छांट कर रोग शामक, रोग विनाशक एवं आत्म साक्षात्कार में सहयोगी 84 योगासनों को ही उपयोगी समझा। इस पुस्तक में पिछले 30 वर्षों के गहन अध्ययन एवं खोज के पश्चात हम लोगों ने जिस प्रकार योगासनों को क्रमबद्ध किया है वे अद्वितीय है। संपूर्ण योगासनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला विश्रामात्मक योगासन, दूसरा ध्यानात्मक योगासन एवं तीसरा व्यायामात्मक। व्यायामात्मक योगासनों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला पीठ के बल के व्यायामात्मक योगासन, दूसरा पेट के बल के व्यायामात्मक योगासन, तीसरा बैठकर करने वाले व्यायाम, चौथा खड़े होकर करने वाला व्यायाम एवं 5वां उल्टे होकर करने वाला व्यायाम। उपर्युक्त 5 व्यायामात्मक आसनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला सरल, दूसरा कठिन, तीसरा अति कठिन। परिणाम योगासन प्रेमी को उनके अभ्यास में बड़ी सरलता होगी, अन्यथा क्रम की जानकारी के अभाव में प्रारंभ में ही कठिन आसनों को शुरू कर देने से शरीर की नाड़ियों में खिंचाव, मांसपेशियों में चोट तथा रीढ़ की गुर्रियों में कष्ट हो जाता था। इसलिए योग महर्षि स्वामी देवमूर्ति जी गुरु जी के रीढ़ घुमावदार 12 आसन के 3 आसन जोड़ करके नाड़ियों के खिंचाव, मांसपेशियों की चोटें एवं रीढ़ की गुर्रियों के कष्ट से साधक को बचाने का उपाय भी दिया गया है। नवीन खोज के आसन हैं अश्वासन, मुर्गासन तथा चौपाई चालासन आदि, किंतु 84 योगासन की परंपरा समाप्त न करने के लिए एक जैसे आसनों को अ एवं ब में विभाजित करके मर्यादा बनाए रखी गई है। आशा है पाठकगण इससे अवश्य लाभ उठाएंगे। अनुक्रम खंड 1 महत्वपूर्ण जानकारी। पहला योगासनों का ग्रंथि संस्थान पर प्रभाव, दूसरा योगासन संबंधी प्रमुख नियम, तीसरा योगासन और भोजन सुधार। खंड 2 में हम पढ़ेंगे 84 आसनों के बारे में, जिसमें आ जाता है शवासन, सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, सुखासन, उत्तान पादासन, उत्तर पवन मुक्तासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, सुप्त वज्रासन, हलासन, चक्रासन, कन पीड़ासन, शीर्ष चक्रासन, विस्तृत पाद सर्वांगासन, पूर्वोत्तानासन, सुप्त हस्त पादाकुष्ठ नासास्पृशासन, प्रणवासन, सुप्त पाद संकदरासन, सर्पासन जिसको भुजंगासन भी कहते हैं, शलभासन, नौकासन, मकरासन, धनुरासन, उष्ट्रासन, मयूरासन, सुप्त विच्छिकासन, वज्रासन, भद्रासन, गुप्तासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, डोलासन, उत्कटासन, कूर्मासन, मंडूकासन, उत्तान मंडूकासन, वृषभासन, ब्रह्मचार्यासन, उद्राक्रासन, कागासन, मुक्तासन, सिंहासन, गोमुखासन, पश्चिमोत्तानासन, योग मुद्रासन, बंद पद्मासन, आकरण धनुरासन, त्रिबंधासन, कुक्कुटासन, उत्थित पद्मासन, कोकिलासन, गौरशास, बगासन, जानुशीरासन, पर्वतासन, पादाकुष्ठासन, पूर्ण चक्रासन, गर्भासन, तोलागुलासन, जानुभूमि सिथरासन, वकासन, द्विपाद विस्त्रासन, उदर चालासन, अश्वत्थासन, मुर्गासन, ताड़ासन, चंद्रासन, हस्तपादासन, त्रिकोणासन, कटी चक्रासन, काल
भैरवासन, गरुड़ासन, संकटासन, वीरासन, वातायनासन, हस्त पादाकुष्ठासन, नटराजनासन, पादाकुष्ठ नासास्पर्शासन, शीर्षासन, वृक्षासन, वृक्ष आसन, चौपाया चालासन, अश्वासन, सूर्य नमस्कार आसन। खंड 3 में हम देखेंगे पहला आसन क्रम, दूसरा 3 अभ्यास क्रम, तीसरा व्यायाम एवं योगासन में अंतर, चौथा कौन सा आसन कितनी बार, पांचवा योगासन के पूर्व प्रार्थना, छठा योगासन विधि, सातवां आसनों की शिथिलता, आठवां योगासन द्वारा विकार नाश, नौवां योग चिकित्सा का चित्रपट, 10वां योगासन एवं योग व्यायाम के प्रकार, 84 योगासनों का वर्गीकरण। खंड 1 की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण जानकारी से। योगासन का ग्रंथि स्थान पर प्रभाव, योगासन संबंधी प्रमुख नियम तथा योगासन और भोजन सुधार के लिए कुछ आवश्यक तत्व। योगासनों का ग्रंथि स्थान पर प्रभाव वास्तव में किसी व्यक्ति के शरीर, मन तथा बुद्धि का उचित रूप से विकास होने पर ही उसे पूर्ण स्वस्थ कहा जा सकता है। वर्तमान युग में बच्चों का शारीरिक विकास उचित समय पर उचित रूप से नहीं हो रहा है। एक ही परिवार के बच्चों में कोई लंबा हो जाता है तो कोई ठिगना रह जाता है, और कोई मोटा हो जाता है तो कोई बहुत दुबला पतला रह जाता है। किसी पर युवावस्था के लक्षण शीघ्र प्रकट हो जाते हैं तो किसी पर विलंब से, जबकि सभी बच्चे एक ही रसोई घर का बना एक जैसा भोजन करते हैं। कुछ युवक युवावस्था में ही वृद्ध से जान पड़ते हैं और कुछ वृद्धावस्था में भी युवा दिखाई देते हैं। इसका प्रमुख कारण बच्चों के शरीर में स्थित विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों का अनियंत्रित अतिस्क्रिय या निष्क्रिय होना है। ये ग्रंथियां विभिन्न प्रकार के रस स्राव छोड़ती हैं जो शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास में सहायक होते हैं। इन ग्रंथियों को नियंत्रित सम अवस्था में करने के लिए व्यायाम एवं योगासन अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। व्यायाम शब्द का पर्यायवाची शब्द एक्सरसाइज है। दोनों का अर्थ विकसित करना, प्रयत्न करना, उद्योग करना तथा पुनः पुनः अभ्यास करना है। व्यायाम में गति एवं झटके को प्रमुखता दी जाती है। एक ही क्रिया को बार बार दोहराना पड़ता है, जैसे दंड बैठक, पीटी, भारोत्तोलन, डंबल घुमाना, मुग्दर घुमाना तथा नाना प्रकार के खेलकूद आदि। परंतु योगासन शब्द का अर्थ स्थिर पोस्चर है जिसमें गति एवं झटके का कोई स्थान नहीं है। यद्यपि एक निश्चित स्थिति में आने के लिए प्रारंभ तथा अंत में प्रयत्न करना पड़ता है, परंतु कुछ समय तक स्थिति को बनाए रखे जाने से ये व्यायाम से भिन्न है। व्यायाम में श्वास प्रश्वास, हृदय गति और रक्तचाप बढ़ जाता है, परंतु आसनों में सभी क्रियाएं विश्रामात्मक अवस्था पैसिव कंडीशन में करने से आरंभ में रक्तचाप बढ़कर दूसरे क्षण से ही घटने लगता है। यही अवस्था श्वास एवं हृदय गति की भी रहती है। व्यायाम में टिश्यूज यानी स्नायु के टूटने से शरीर में लैक्टिक एसिड तथा कार्बन डाइऑक्साइड संचित होकर थकान आने लगती है, जबकि योगासनों के उपरांत शरीर हल्का एवं स्फूर्ति युक्त तथा मन शांत हो जाता है, क्योंकि आसनों में स्नायविक शक्ति अधिक व्यय नहीं होती। व्यायाम मुख्यतः वॉलंटरी मसल्स, ऐच्छिक पेशियों अर्थात हाथ पैर की पेशियों को सुदृढ़ बनाते हैं। इनसे कुछ पेशियां तो बहुत विकसित हो जाती हैं, परंतु बाकी पेशियां पर्याप्त रक्त के अभाव में दुर्बल हो जाती हैं। यही कारण है कि अच्छे खिलाड़ी एवं पहलवान भी पेट संबंधी विकारों से ग्रस्त रहते हैं। प्रायः आसनों का प्रभाव अधिकतर अनैच्छिक पे अनवॉलंटरी मसल्स पर होता है। इससे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्गी तंत्र एवं अंतस्रावी
ग्रंथियां एंडोक्रीन ग्लैंड्स विशेष रूप से लाभान्वित होती है। योगासनों में कम पूंजी लगाकर अधिक लाभांश प्राप्त करने वाली चरितार्थ होती है। योगासन कम से कम कपड़ों में किसी भी देश में अकेला व्यक्ति भी कर सकता है। इसके लिए विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि व्यायाम करने के लिए विशेष उपकरण, विशेष स्थान तथा साथियों की आवश्यकता होती है। उदाहरण 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 गले एवं थायराइड ग्रंथियों को सक्रिय तथा अधिक रक्त संचरण के लिए ग्रीवा के अनेक व्यायाम करने के पश्चात भी व्यक्ति को उतना लाभ नहीं हो पाता जितना कि सर्वांगासन से होता है। इसमें शरीर की विपरीत स्थिति होने से गुरुत्वाकर्षण के कारण रक्त स्वतः गले एवं सिर की ओर अधिक जाता है। योगासनों से जोड़ों के स्नायु बंधन, लिगामेंट्स, धमनियां, आर्टरीज, वीन्स, शिराएं, मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड एवं मांसपेशियां, मसल्स लचीली बनने से वृद्धावस्था में भी उनकी लचक बनी रहती है। यही कारण है कि आसनों का अभ्यास वृद्धावस्था तक किया जा सकता है। योगासन कई प्रकार के होते हैं, परंतु उनमें से श्रेष्ठ 84 आसन हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला चिकित्सात्मक आसन, दूसरा व्यायामात्मक आसन और तीसरा ध्यानात्मक आसन। यहाँ पर हम कुछ ऐसे आसनों का चयन करते हैं जो हमारे शरीर में स्थित नलिका युक्त ग्रंथियों एवं नलिका विहीन ग्रंथियों को सक्रिय करने के अलावा जोड़ों, मांसपेशियों, मेरुदंड, पाचन तंत्र तथा श्वसन तंत्र आदि सभी संस्थानों को लाभ पहुंचाने वाले हैं। नलिका युक्त ग्रंथियां। नलिका युक्त ग्रंथियों में यकृत यानी लीवर, तिल्ली यानी स्प्लीन, अग्न्याशय यानी पैनक्रियास, वर्क यानी किडनी एवं पुरुष ग्रंथियां टेस्टिस, ओवरीज आदि आती हैं। यकृत को सक्रिय करने वाले आसन यानी लीवर को एक्टिवेट करने वाले आसन। यकृत यानी लीवर छाती के दाईं ओर नीचे स्थित होता है। यह भोजन का पोषक तत्व सोखकर रक्त में मिलता है। रक्त से शर्करा तत्व पृथक करके जमा रखता है तथा भोजन के प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़कर एकत्रित करता है। इसके अलावा रक्त संचार में घूमने वाले हानिकारक तत्वों को हानि रहित बनाता है। यकृत में लौह एवं ताम्र आदि अनेक प्रकार के खनिज, लवण और कुछ विटामिन एकत्र रहते हैं जो रक्त में लाल कल बनाते हैं। यकृत को सक्रिय करने वाले प्रमुख आसन निम्नवत हैं: सर्वांगासन, हलासन, शलभासन, नाभि आसन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, उड़ियान बंदासन तथा उदर चालासन नोली क्रिया में आते हैं। फिर आ जाते हैं तिल्ली को सक्रिय करने वाले आसन यानी कि स्प्लीन को सक्रिय करने वाले। तिल्ली यानी स्प्लीन छाती के बाईं ओर नीचे स्थित होती है। रक्त की वे शक्ति जो रोगों को दबाए रखती है तिल्ली के बल से बढ़ती है। मौसमी ज्वर, मलेरिया के बाद तिल्ली बहुत बढ़ जाती है जो उसके काम में विघ्न डालती है। ऐसे में आंवला, नींबू या आक पत्रों का अचार लाभदायक है। जामुन का सिरका भी बहुत गुणकारी है। थका देने वाला परिश्रम और व्यायाम तिल्ली के लिए परम हितकर है। तिल्ली को सक्रिय करने वाले प्रमुख आसन निम्नलिखित हैं: सर्वांगासन, हलासन, शलभासन, नाभि आसन, पश्चिमोत्तानासन, मयूर आसन, उड़ियान बंदासन तथा उदर चालासन नोली क्रिया। अग्न्याशय को सक्रिय करने वाले आसन अर्थात पैनक्रियास को एक्टिवेट करने वाले आसन। तिल्ली के नीचे अग्न्याशय पैनक्रियास रहता है। इसका यकृत एवं रक्त से घनिष्ठ संबंध है। रक्त में विशेष प्रकार की शक्कर
एक निश्चित मात्रा में रहती है। यकृत और अग्न्याशय इस मात्रा को नियंत्रित रखते हैं। कुपथ्य एवं आलस्य के कारण जब दोनों अंग दुर्बल हो जाते हैं तो रक्त में शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है। कुछ शक्कर वर्क के रास्ते मूत्र में मिलकर निकलने लगती है, जिसे मूत्र में या मधुमेह यानी कि डायबिटीज कहते हैं। अग्न्याशय को सक्रिय करने वाले प्रमुख योगासन नीचे प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सर्वांगासन, हल आसन, शलभासन, नाभि आसन, पश्चिमोत्तानासन, मयूर आसन, उड़ियान बंदासन तथा उदर चालासन, नौली क्रिया। वर्क को सक्रिय करने वाले आसन यानी कि किडनी को एक्टिवेट करते हैं। हमारे शरीर में कमर के पास पीठ की तरफ दाएं बाएं 2 किडनीज होती हैं। यह हमारे शरीर में विष यानी कि पॉइजन को निकालने का एक विशेष यंत्र है। किडनी की यकृत से भोजन का रस प्राप्त करके रक्त, नमक, खांड तथा प्रोटीन आदि मूल्यवान वस्तुएं छानकर रक्त में मिला देते हैं। साथ ही पित्त का मैल, मूत्रमल, गंदा पानी, सड़े गले कोश और उत्तक छानकर मूत्र बनाकर मूत्राशयों को भेज देते हैं। किडनी को सक्रिय करने वाले प्रमुख आसन निम्नलिखित हैं। सर्वांगासन, शलभासन, उष्ट्रासन, मयूर आसन, उड़ियान बंदासन तथा उदर चालासन, नौली क्रिया। पौरुष ग्रंथि को सक्रिय करने वाले आसन पुरुष एवं महिलाओं दोनों के लिए है। ये ग्रंथियां पुरुषों में शुक्र ग्रंथियों यानी कि टेस्टिस के नाम से जानी जाती हैं और महिलाओं में डिंब ग्रंथियों यानी कि ओवरीज के नाम से होती हैं। इनका कार्य प्रजनन अंगों को पुष्टि प्रदान करना तथा संतानोत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना होता है। पौरुष ग्रंथि को सक्रिय करने वाले प्रमुख आसन निम्नलिखित है। सर्वांगासन, उत्तान पादासन, उदर पवन मुक्तासन, सर्पासन, शलभासन, धनुरासन, उष्ट्रासन, उड़ियान बंदासन, उदर चालासन तथा मूल बंदासन। तो इन सारे आसनों में हमने देखा है कि सर्वांग आसन जो है वो सब में आ रहा है, तो सर्वांग आसन बहुत जरूरी है। और ये जो बताए हमने पुरुष ग्रंथि में, इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों लाभ ले सकते हैं इन आसनों को करके। अब हम पढ़ेंगे नलिका विहीन ग्रंथियों के बारे में। जिन ग्रंथियों का स्त्राव सीधे रक्त से मिल जाता है उन्हें नलिका विहीन या अंतस्त्रावी ग्रंथियां कहते हैं। ये है पीयूष ग्रंथि, चुलिका ग्रंथि, पैराथायरॉइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पैनक्रियास ग्रंथि यानी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड तथा गोनाड ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि को सक्रिय करने वाले आसन। पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्लैंड एक छोटी सी ग्रंथि मटर से थोड़ी बड़ी है जो पूरे नलिका विहीन संस्थान की रानी है। ये मस्तिष्क के निचले भाग के पीछे ऊपर की ओर होती है। इससे 12 प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं। इस ग्रंथि के स्राव से चुलिका थायराइड ग्लैंड और चुलिका ग्रंथि के स्राव से एड्रिनल तथा गोनाड ग्लैंड्स प्रभावित होती हैं। इस ग्लैंड में विकार आने से शरीर में बद्धापन आने के साथ साथ दूसरे कई विकार पैदा हो जाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को सक्रिय करने वाले प्रमुख आसन हैं शीर्षासन, सर्वांगासन, मत्स्य आसन तथा अर्ध मत्स्येंद्रासन। अब हम देखते हैं चुलिका ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्लैंड को सक्रिय करने वाले आसन। थायराइड ग्लैंड गले में श्वास नली के दोनों ओर होती है। इनसे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है जिसमें आयोडीन लवण होता है। जिन बालकों की ये ग्रंथियां बचपन से विकृत होती हैं वे ठिगने, बोने या नाटे रह जाते हैं। शरीर दुर्बल हो जाता है तथा सिर के केश पतले पड़कर जड़ने लगते हैं। इसके अलावा त्वचा रूखी पड़ जाती है, स्मरण शक्ति मंद पड़ जाती है, रक्त संचार कम हो जाता है और हृदय की शक्ति घट जाती है। मोटापा, बांझपन एवं चेहरे पर झुर्रियों के कारण
असामयिक बुढ़ापा आ जाता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में थायराइड ग्लैंड में आयोडीन लवण अधिक होता है। थायराइड ग्लैंड को सक्रिय करने वाले प्रमुख आसन हैं सर्वांगासन, हल आसन, उदर पवन मुक्तासन, मत्स्यासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, उष्ट्रासन तथा जालंधर बंदासन। अब हम देखेंगे पैराथायराइड ग्रंथि ग्लैंड को सक्रिय करने वाले आसन। ये ग्रंथि थायराइड ग्लैंड यानी चूलिका ग्रंथि से थोड़ा नीचे की ओर होती है। इसका काम कैल्शियम और फास्फोरस आदि लवणों को आवश्यकता अनुसार शरीर में पहुंचाना होता है। ये ग्रंथि योगासनों के सक्रिय होकर स्त्राव द्वारा मांसपेशियों की लय बनाए रखती है, यानी कि उनकी टोनिंग करके रखती है तथा शरीर में उत्पन्न विषयों को निष्क्रिय करती है। इस स्त्राव की कमी से मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि को सक्रिय करने वाले प्रमुख आसन हैं सर्वांगासन, हल आसन, उदर पवन मुक्त आसन तथा जालंधर बंदासन। इसके बाद आ जाता है थाइमस ग्रंथि को सक्रिय करने वाले कुछ आसन। थाइमस ग्रंथि छाती में बाईं ओर हृदय के कुछ ऊपर होती है। ये बचपन में कुछ विशेष बड़ी होती है तथा शरीर वृद्धि और विकास के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यक्ति के युवा होने पर इस ग्रंथि का आकार बहुत छोटा पड़ जाता है, किंतु क्रियाशीलता कम नहीं होती। यदि बचपन में ये किसी कारणवश सुचारू रूप से काम नहीं करती तो बच्चे की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। थाइमस ग्रंथि को सक्रिय करने वाले प्रमुख आसन निम्नलिखित हैं सर्वांगासन, मत्स्यासन, सर्पासन, शलभासन, नाभि आसन, धनुरासन, चक्रासन तथा अर्ध मत्स्येंद्रासन। अग्नाशय ग्रंथि को सक्रिय करने वाले आसन यानी कि पैनक्रियास ग्लैंड को। अग्नाशय ग्रंथि पैनक्रियास ग्लैंड पाचन ग्रंथि होने के साथ ही नलिका विहीन ग्रंथि भी है। इससे इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, जो भोजन से प्राप्त शक्कर को नियंत्रित रखता है। ये इस ग्रंथि के विकृत होने पर शरीर में शक्कर का प्रयोग नहीं हो पाता, तब शक्कर मूत्र के साथ निकलने लगती है, जिसे मधुमेह कहते हैं। अग्नाशय ग्रंथि को सक्रिय करने वाले प्रमुख आसन निम्नलिखित हैं सर्वांगासन, उदर पवन मुक्तासन, शलभासन, नाभि आसन, पश्चिमोत्तानासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, मयूरासन तथा उदर चालासन। नोली क्रिया। इसके आगे आ जाता है एड्रेनल ग्लैंड को सक्रिय करने वाले कुछ आसन। ये ग्रंथि दोनों किडनीज के सिर पर स्थित होती है। इससे एड्रेनलिन नामक स्राव होता है। इस स्राव से व्यक्ति को भय, क्रोध और भावात्मक आवेग के अवसर पर शक्ति एवं स्फूर्ति प्राप्त होती है, जिससे वे इनका मुकाबला कर सके। एड्रेनल ग्रंथि को सक्रिय करने वाले प्रमुख आसन हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन, मयूरासन, उड़ियान बंदासन तथा उदर चालासन। इसके बाद आ जाता है गोनाड ग्रंथि को सक्रिय करने वाले आसन। जब बालक या बालिका बाल्यावस्था पार करके युवा होने लगते हैं, तब गोनाड यानी कि टेस्टिस तथा ओवरीज ग्रंथियों से हार्मोन्स निकलने लगते हैं। इनके प्रभाव से बालक में दाढ़ी, मूछें आना, आवाज का कुछ भारी हो जाना, यौवन की लहर दौड़ना तथा वीर्य बढ़ना आरंभ हो जाता है। बालिकाओं में कूल्हे भारी होना, स्तन उभरना, मासिक धर्म शुरू हो जाना, स्वभाव में लज्जा और संकोच उत्पन्न हो जाता है। गोनाड ग्रंथि को सक्रिय करने वाले प्रमुख आसन निम्नलिखित हैं सर्वांगासन, सर्पासन, शलभासन, योग मुद्रासन तथा उड़ियान बंदासन। एक बार दोस्तों हम इनकी प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि ये होते कहाँ पे हैं। तो ये देख लीजिए, सर के पास सबसे ऊपर देखिए पिनियल आ गया, पिनियल ग्लैंड, फिर आ गया पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर गले के पास अपना आ गया थायराइड ग्लैंड, उससे थोड़ा साइड में आ गया पैराथायराइड ग्लैंड, फिर छाती में के सेंटर में आ गया थाइमस, उसके बाद नीचे आ गया स्टमक एंड ड्यूडिनम, ठीक है।
नीचे आ गया पैनक्रियास, उससे नीचे आ गया एड्रिनल, फिर लेडीज में आ गया ओवरी और पुरुषों में आ गया टेस्टिस। तो ये है दोस्तों इनकी प्रैक्टिकली लोकेशन कहाँ कहाँ है। और दोस्तों कुछ जो कॉमन आसन वो हमने लिखे हुए हैं, जैसे कॉमन में आ जाते हैं सर्वांग आसन, हल आसन, शलभ आसन, नाभि आसन, पश्चिमोत्तानासन, मयूर आसन, उड़ियान बंदासन। तो दोस्तों ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आसन जो है, अगर आप डेली इनको करते हैं तो इससे सारी जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। तो आप इन 7 आसनों पर फोकस कीजिए, सारी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। ठीक है। और इसके नीचे और भी दिए गए हैं, ये कॉमन आसनों में ये भी आ जाते हैं जालंधर बंदासन, चक्रासन, योग मुद्रासन, शीर्षासन, मत्स्यासन, उदर चालासन, उष्ट्रासन, उतान पादासन, उदर पवन मुक्तासन, सर्पासन, धनुरासन, मूल बंदासन। तो दोस्तों कुछ आसन आप क्या कर सकते हैं, एक दिन में 7-8 कर लिए, फिर दूसरे दिन 7-8 कर लिए, ऐसे ऐसे करके आप सभी आसनों का आनंद ले सकते हैं और सभी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। अभी दोस्तों हम दूसरे भाग में अब हम पढ़ेंगे योग आसन संबंधी प्रमुख नियम क्या क्या होने चाहिए। योग आसन करने से पहले इनसे संबंधित कुछ प्रमुख नियमों एवं सावधानियों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इनसे योगाभ्यासी को काफी अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। ये नियम और सावधानियां निम्नलिखित हैं। योग आसन ऐसे स्थान पर करना चाहिए यहाँ जमीन ऊंची नीची ना हो, एकांत हो, कोई बाधा ना पहुंचती हो और वे साफ एवं स्वच्छ हो। ऐसे स्थान पर अपनी लंबाई से लंबा एक कंबल और कंबल के अभाव में दरी बिछा लेनी चाहिए। यदि घर में ही योगासन करना हो तो कमरे की सभी खिड़कियों को खोल देना चाहिए जिससे हवा बराबर आती रहे। योगाभ्यास के स्थान पर जितनी अधिक शुद्ध वायु और धूप आती होगी उतना ही अधिक लाभ होगा। तो देख सकते हैं इस पोजीशन में आपको बैठ जाना है, हवा होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आ जाती हैं योगासन प्रातः या सायंकाल शौच से निर्वित होकर भोजन के पहले करना चाहिए। सुबह में भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं, खाली पेट करना है। वैसे अच्छा तो ये है कि प्रातः काल यानी कि सुबह उठकर शौच आदि से निर्वित होकर फ्रेश होकर स्नान करें तब योगासन करें। मतलब सब कुछ फ्रेश होकर स्नान कर कर कूल होकर के योगासन